A very warm good morning to all of you. Welcome back. I'm Gaurav and हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट BST चैप्टर नंबर 2 इसका हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग का कुछ ब्रीफ दिया था। देन सेकंड वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने हेनरी फेल्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर डिस्कस किया था। ये हमारा लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 को ओवर कर देंगे। ठीक है, सो इसको हम लोग आज शुरू करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक बार आप पहले नोट्स लिख लीजिए ये जो भी है, ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द FW टेलर्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो FW टेलर को एक और नाम से जाना जाता है, और जो उनको जो मिला था नाम वो क्या था? साइंटिफिक मैनेजमेंट, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्योंकि इनके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब वो प्रिंसिपल्स है कौन कौन से? इसमें से जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, समझना अच्छे से। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस क्या है? मेरे अंगूठे का मतलब मेरे खुद के रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं ये सोचता हूं कि नहीं ये चीज सही है और ये चीज गलत है, तो नहीं, वो उस अकॉर्डिंग मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होगी। वहां पे हम लोग किस बात पे रखेंगे डिसीजंस? किस बात पे लेंगे? फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर। ठीक है, जो भी फैक्ट एंड फिगर्स निकले हैं किसी रिसर्च के बाद, जो रिजल्ट निकला है पूरे रिपोर्ट्स के बाद, जो एक एनालाइज करने के बाद जो एक सॉल्यूशन निकल रहा है, हम उसी चीज के ऊपर जाएंगे, उसी चीज पे हम ट्रस्ट करेंगे, ना कि मेरी जो सोच है उसके ऊपर मैं जाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको प्रमोशन दूं क्योंकि ये मेरा फेवरेट एम्प्लॉय है या ये मेरा रिलेटिव है। नहीं, मैं जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, जो पर्सन जो है, जिस पर्सन को ज्यादा वो एफर्ट कर रहा है, मेरी कंपनी के बेनिफिट के लिए सोच रहा है, उस पर्सन को मुझे ज्यादा टेक केयर करना है, उसकी रिपोर्ट्स बोल रही है। ठीक है, कोई से भी डिसीजन जो होते हैं वो हमें साइंटिफिक फैक्ट एंड फिगर्स के बेस पे ही लेना है, ना कि मैं मेरे खुद के रूल को चलाऊंगा। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल क्या बोल रहा है हमारा? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी हम लोग बोलते हैं शांति बनाए रखने को, नॉट डिस्कॉर्ड, टूटना नहीं चाहिए। तो मतलब कंपनी के अंदर कभी भी जो है वो शांति का माहौल जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। कंपनी का जो एनवायरमेंट होना चाहिए वो इतना ज्यादा फ्रेंडली होना चाहिए, इतना ज्यादा फेवरेबल होना चाहिए, इतना ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए कि एम्प्लॉय जो है वो पूरे मन से वहां पे काम करे, ताकि अपना बेस्ट आउटपुट दे। वहां पे कोई झगड़े वगैरह नहीं होने चाहिए, हमेशा शांति बनी हुई रहनी चाहिए, कोऑपरेट करने चाहिए लोग बाग एक दूसरे को। राइट, अब इसके बाद वाला जो प्रिंसिपल है वो इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड है कि हम लोगों को क्या करना है, कंपनी में बिल्कुल कॉपरेशन वाला एनवायरमेंट बना के चलना है। ठीक है, मतलब हमें सबको सपोर्ट करना है, सबको कॉपरेट करना है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मेरे बारे में सोचूंगा या सिर्फ मेरे गोल को अचीव करने के बारे में ही ध्यान रखूंगा। मुझे सारी टीम को एक साथ कॉपरेट करते हुए चलना है, और जो हमारा ग्रुप गोल है उसे हमें अचीव करना है। राइट, नाउ दिस इज आवर लास्ट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सेज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ऐसा होना चाहिए कि जो पर्सन है उसने जितनी मेहनत करी है उससे उसकी मेहनत के हिसाब से क्या मिलना चाहिए? प्रॉपर आउटकम मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? प्रॉपर आउटकम मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, कुछ परक्विजिट्स मिलने चाहिए, एक्स्ट्रा बोनसेस मिलने चाहिए उसके काम के हिसाब से, ना कि इस बेसिस पे कि नहीं ये जो बच्चा, ये जो है मेरा जो एम्प्लॉय है ये मेरा चमचा है फॉर एग्जांपल, या ये मेरा कुछ ज्यादा खास है तो मैं इसी का ध्यान रखूंगा भाई सिर्फ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें सबका ध्यान रखना है। जो जितना काम कर रहा है, जितने ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है, उसको उसके एफर्ट्स के बेस पे हमें क्या करना है? प्रॉपरली अप्रिशिएट करना है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल बोलता है कि आप उसके काम के हिसाब से उसको आप प्रमोशन दीजिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स। कई बार आपके जो वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं वो इस प्रिंसिपल में ना बन के मैक्सिमम टाइम जो बनते हैं वो बनते हैं आपके टेक्निक्स के ऊपर। ठीक है, अब अगर मैं टेक्निक्स की बात करूं तो टेक्निक स्टार्ट यहां से है, देन यहां तक जा रही है पूरी कंप्लीट। क्योंकि फर्स्ट वाली टेक्निक जो है काफी ज्यादा बड़ी थी, इसलिए हमने इसको नीचे कवर करी है। ठीक है, फर्स्ट वाले जो टेक्निक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, जो कि कई बार पूछी जाती है बोर्ड एग्जामिनेशंस में
वैल्यूबस क्वेश्चंस में, याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह पढ़िएगा, ठीक है। अब फर्स्ट टेक्निक का नाम क्या है, फंक्शन फोरमैनशिप। फंक्शन फोरमैनशिप, थोड़ा सा देखिएगा, ये जो आपका वर्ड है फोरमैन, ये जो आपका वर्ड है फोरमैन, इसका मतलब होता है सुपरवाइजर। क्या होता है मतलब इसका, सुपरवाइजर। अब ये सुपरवाइजर के फंक्शंस के बारे में पूरी कुछ टेक्निक बताई गई है कि जो सुपरवाइजर्स है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट। सो अगर मैं देखूं तो इस पूरी की पूरी फोरमैनशिप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज द प्लानिंग इंचार्ज, वो सुपरवाइजरीज जो प्लानिंग के रिगार्डिंग वर्क करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। दूसरे वो सुपरवाइजर हुए जो कि प्रोडक्शन के रिगार्डिंग वर्क करेंगे किसी भी इंडस्ट्री में, राइट। हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द प्लानिंग वन। प्लानिंग में जो आपका फर्स्ट है दैट इज योर रूट क्लर्क। रूट क्या चीज होती है, रास्ता, ठीक है। सो इट स्पेसिफाइज द एग्जैक्ट सीक्वेंस एंड रूट ऑफ द प्रोडक्शन। आपका जो प्रोडक्शन पूरा होने वाला है या जो प्रोडक्शन आपका होगा वो किस तरीके से कंप्लीट होगा, उसकी कंप्लीट रूट को आप समझाएंगे। कौन समझाएगा, वो आपका रूट क्लर्क। ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर रूट। उसको डिस्क्राइब करना, बताना, सबको समझाना किसकी जिम्मेदारी होगी, रूट क्लर्क की, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका क्लर्क जो है आपका सुपरवाइजर, वो क्या है आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। कंपनी में जो भी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि हर एम्प्लॉय को दिए जाएंगे, वो सारे बेसिक इंस्ट्रक्शन देने की, उसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आपके इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, याद रखना ये जो चारों हैं सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करा रहे हैं, सिर्फ प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क किस बारे में ध्यान देगा कि कोई जो जॉब हम लोग डिजाइन कर रहे हैं वो जॉब कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए और कितने पैसे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो कितने टाइम में और कितने पैसे में उस पूरे टास्क को मुझे कंप्लीट करना है, इस बात की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉपर प्लानिंग की, वो किसके सर पे रहती है भाई, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो जितने भी ये क्लर्क्स हैं ये सब प्रॉपर डिसिप्लिन में वर्क कराएं। इसके नीचे जो वर्कर्स है, जो इन सब ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो कुछ भी बताया है, क्या वो वर्कर्स उसी डिसिप्लिन में वर्क कर रहे हैं जैसा ये सब कराना चाह रहे थे। इस बात को इंश्योर कौन करेगा, आपका डिसिप्लिनरी। ये वहां पे ध्यान रखेगा कि जो वर्कर्स हैं वो पूरे डिसिप्लिन के साथ काम को करें, जो कुछ उन्हें बताया गया है उन सबको प्रॉपरली वो वहां पे अप्लाई करें। सो दैट इज द वर्क ऑफ अ डिसिप्लिनरी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्रोडक्शन इंचार्ज। अब अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्शन इंचार्ज की, राइट, सो प्रोडक्शन इंचार्ज में फर्स्ट सुपरवाइजर कौन है, आपका गैंग बॉस। अब नाम से कंफ्यूज मत होना, कई सारे बच्चे इसको गैंग बॉस को समझते क्या है कि कोई गैंग बनाना, जैसे जो यूनियंस वगैरह जो बनती है किसी भी कंपनी में, उसके रिगार्डिंग बच्चे इसको समझ लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन गैंग बॉस में कहीं से कहीं तक यूनियन का रोल नहीं होता है। गैंग बॉस का मतलब, इसका काम का जो है प्रोसीजर, वो है क्या कि कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर द ऑपरेशन। याद रखना ये रिपेयर नहीं करता है, ये सिर्फ इस बात को इंश्योर करेगा कि जब जब मुझे प्रोडक्शन में किसी भी मशीन की रिक्वायरमेंट हो तब तब वो मशीन वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। इस बात की ध्यान कौन रखेगा, हमारा गैंग बॉस। रिपेयर नहीं कर रहा है, याद रखना, सिर्फ इस बात को ध्यान रखता है वो कि जब जब रिक्वायरमेंट है तब तक मेरे पास वो मशीनरीज क्या होनी चाहिए, वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखेगा आपका गैंग बॉस। द नेक्स्ट वन इज स्पीड बॉस। स्पीड बॉस, ध्यान रखना, ये जो चारों हैं ये चारों आपके प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहे हैं, तो रियल लाइफ में मतलब जो कुछ भी काम होगा उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ना कि प्लानिंग के ऊपर, ठीक है। सो स्पीड बॉस किस बात का ध्यान रखेगा कि जो कुछ भी प्लानिंग में टाइम फिक्स हुआ है उसी गिवन टाइम में मुझे काम कंप्लीट कराना है वर्कर से। सो दैट इज द वर्क ऑफ स्पीड बॉस। ये इस बात को इंश्योर करता है कि जो टाइम दिया गया है उतने ही टाइम में एक्यूरेटली मुझे मेरे वर्क को क्या करना है, कंप्लीट करना है। इस बात को इंश्योर करेगा आपका स्पीड बॉस। द नेक्स्ट वन इज रिपेयर बॉस। अब ये बात देखना, ये मशीनरीज को अवेलेबल करा रहा था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी क्या है,
वो जो मशीनरीज हैं जब जब मांगी जाए तब तक वो मशीनरीज क्या होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। तो रिपेयर बॉस की जिम्मेदारी क्या बनती है कि जो भी टूल्स एंड मशीनरीज कंपनी में प्रोडक्शन में यूज में लिए जाएंगे वो सारी मशीनरीज एंड टूल्स हमें क्या मिलनी चाहिए, बिल्कुल रेडी मिलनी चाहिए, प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। सो दैट इज द वर्क ऑफ अ रिपेयर बॉस, राइट। द नेक्स्ट वन इज इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर क्या करता है, सिर्फ देखता है, ऑब्जर्व वो करेगा। तो यही इसका वर्क होता है, ये इस बात को इंश्योर करता है कि जो क्वालिटी है वर्क की वो क्वालिटी क्या हो, वहां पे मेंटेन हो। जो वर्क की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वहां पे मेंटेन होनी चाहिए, और जो पूरा वर्क है हमारा वो प्रॉपर फ्लो में अचीव भी होना चाहिए। तो ये आपके जो है इन सबको एक साथ मिला के मैं क्या कहूंगा, फंक्शन फॉरमैनशिप। याद रखना अच्छे से, कई बार ये बोर्ड के क्वेश्चंस में आया है, बड़े बड़े मार्क्स के लेके आया है ये, ठीक है। अच्छी तरह इसको याद रखिएगा आप सभी। ये सारी टेक्निक्स आपको वैल्यूज क्वेश्चन में बार बार पूछी जाएगी, इसलिए इनको अच्छी तरह आपको समझना है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, सेकेंड वन इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। दोनों चीज को अलग अलग समझना। स्टैंडर्डाइजेशन दैट मीन्स क्वालिटी, दैट मीन्स क्वालिटी। जो मेरा प्रोडक्ट में बना रहा हूं उसके लिए एक बेंचमार्क फिक्स कर लेना, उसके लिए एक बेंचमार्क फिक्स कर लेना कि भाई मेरे जो प्रोडक्ट है वो कम से कम इतनी क्वालिटी का बनना ही चाहिए, और हर बार जितनी भी यूनिट्स बन रही हैं वो सारी उसी क्वालिटी की बनेगी, उस क्वालिटी में कोई भी वेरिएशन वहां पे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये तो किसके लिए हुआ, आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्या हुआ आपका, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या होता है, जो भी अननेसेसरी स्टेप्स हैं उसको रिमूव करना। सपोज मेरी जो प्रोडक्शन लाइन है वो काफी ज्यादा लंबी है, काफी सारी प्रोसेस से होके मेरे गुड्स को मैं बनाता हूं। अब उसमें बीच में कई सारी ऐसी स्टेजेस हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है, जो सिर्फ टाइम को बढ़ा रही है मेरे। तो उन सारे जो भी अननेसेसरी स्टेप्स हैं उन सबको रिमूव करना, और उस प्रोडक्ट को क्या करना, एकदम सिंपल वे में बनाना, ताकि जो है वो वेस्टेज कम से कम हो, टाइम कम से कम लगे, ठीक है। इस बात को इंश्योर करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, इफ यू वांट टू ईट अ नॉर्मल राइस, कोई आपको फ्राइड राइस खाना है तो उसके दो तरीके होते हैं ना। एक तो आप प्रॉपरली पहले राइस को बॉईल करें, देन उसको फ्राई करें प्रॉपरली। एक क्या हुआ, आपने कुकर में डाली, बंद किया और लगा ली, भाई सीटी लगी। तो इजी वे कौन सा हुआ, प्रेशर में, कुकर में प्रेशर देके बनाना। तो वैसे ही दोनों ही तरीके से आप क्या खा रहे हैं, फ्राइड राइस। लेकिन एक तरफ हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि टाइम कम है, आउटपुट हमें अच्छा देना है, तो हम लोगों ने क्या किया, उस लंबे प्रोसेस की जगह ये स्टीम में बनाना ज्यादा इजी माना। तो वैसे ही प्रोडक्शन में भी हमें करना है। अगर कोई ऐसी स्टेप्स है जिसको मैं हटा सकता हूं और कोई इजी स्टेप के थ्रू वो काम हो सकता है, तो उस अननेसेसरी स्टेप्स को हमें हटा देना है और इजी वे में काम को अचीव करना है, राइट। द नेक्स्ट वन इज मेथड स्टडी। मेथड क्या होता है, हम सब जानते हैं हर काम को करने की कोई ना कोई मेथड हमारे पास होता है। जैसे अगर मैं मेथड की बात करूं तो दो मेथड होते हैं जो कि जनरली हमें सुनने में मिलते हैं। एक हुआ आपका लेबर इंटेंसिव, एक हुआ आपका कैपिटल इंटेंसिव। एक हुआ आपका लेबर इंटेंसिव, दूसरा हुआ आपका कैपिटल इंटेंसिव। दोनों मेथड मैं आपको समझा चुका हूं पहले भी, फिर भी एक और बार समझ लो। लेबर इंटेंसिव हम लोग किस मेथड को बोलते हैं जहां पे हम लोग लेबर का यूज ज्यादा करते हैं। अब लेबर का यूज हम लोग ज्यादा करेंगे तो आपको नहीं लगता कि हमारी जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लेबर कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, प्लस आउटपुट इतना ज्यादा नहीं निकलेगा क्या, नहीं ना, क्योंकि लेबर जो है वो धीरे धीरे काम करती है। अगर वही काम में किसी मशीनरी के थ्रू करूं तो क्या होगा, मेरी वैल्यू कम लगेगी, प्रोडक्शन का जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी, आउटपुट ज्यादा निकलेगा। लेकिन जो मशीनरी सेटअप करने की कॉस्ट है वो क्या होगी, महंगी होगी,
ठीक है। दूसरा नुकसान मैं कैपिटल इंटेंसिव समझा रहा हूँ, मशीनरीज वाला, ठीक है। अगर मशीनरी के थ्रू बनाते हैं प्रोडक्शन तो क्या होगा, ज्यादा होगा, दैट इज द कैपिटल इंटेंसिव। इसमें क्या है, हम लोग मशीनरी के थ्रू गुड्स बना रहे हैं, लेकिन हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को भी तो बढ़ा रहे हैं ना। तो कैपिटल इंटेंसिव में क्या करते हैं हम लोग, आउटपुट हमें ज्यादा मिलेगा लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, आउटपुट तो कम मिलेगा लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो किस तरह के मेथड को मैं यूज में करना चाहता हूं, इस चीज को मुझे वहां पे डिसाइड करना है। जैसे इंडिया जो हमारी जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पे लेबर काफी ज्यादा चीप है, काफी कम रेट्स में हमें लेबर मिल जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सक्सेसफुल मेथड है वो कौन सा है, लेबर इंटेंसिव मेथड। लेकिन फॉरेन कंट्रीज जहां पे लेबर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, वहां पे जो मेथड ज्यादा यूज में लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं कैपिटल इंटेंसिव। तो अकॉर्डिंग टू द वर्क प्लेस आपको वहां पे डिसाइड करना है कि आप मेथड कौन सा यूज में लेंगे, राइट। द नेक्स्ट वन इज मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी यहाँ पे समझना किसके रिगार्डिंग है, मूवमेंट। आपका जो काम हो रहा है वो किस मूवमेंट से हो रहा है, उस किस स्पीड से उस काम को हम लोग अचीव कर रहे हैं, इस बात को स्टडी कहां पे करेंगे हम लोग, मोशन स्टडी में। समझ में आया, काम की जो है मेरी मूवमेंट क्या है, पहले ये काम हो रहा है फिर नेक्स्ट स्टेप कौन सी हो रही है, उसकी मूवमेंट की स्पीड क्या है, उस बात को जो ध्यान रखेगा वो कहां पे रखेंगे हम लोग, मोशन स्टडी में। इज इट क्लियर। द नेक्स्ट वन इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी इस बात को इंश्योर करता है कि जो गिवन टाइम था, जो एक्सपेक्टेड गिवन टाइम था, क्या उसी एक्सपेक्टेड गिवन टाइम में मेरा जो गोल है वो अचीव हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा तो कोई डेविएशन होगा, तो वो जो गैप है या वो जो डेविएशन है उसको मैं किस तरह से फिल करूं ताकि विद इन ए गिवन टाइम मेरा जो आउटपुट है वो कंप्लीट हो जाए, वो टारगेट मेरा अचीव हो जाए, राइट। सो दैट इज द टेक्निक टाइम स्टडी, उस बात को एनालाइज करना। द नेक्स्ट वन इज फैटिग स्टडी। अब फैटिग वर्ड का मतलब क्या होता है भाई, थकान। क्या होता है फैटिग वर्ड का मतलब, थकान। अब हम सब जानते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो फ्रिक्वेंटली किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकता है। जैसे अगर आप लोग अगर स्कूल जाते होंगे तो आप लोगों को पता है स्कूल जब जाते हैं तो आपको हर पीरियड के बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है, सेज 1 और 2 मिनट 3 मिनट, जब तक टीचर एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद बीच में आपको लंच मिलता है। तो लंच आवर्स जो होते हैं कि सब कुछ प्रॉपरली डिसाइड किया जाता है। ये क्यों किया जाता है कि कोई भी पर्सन अगर देखा जाए तो 30 to 40 मिनट से ज्यादा एक टॉपिक के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है। तो 40 मिनट से ज्यादा फोकस जब नहीं कर पाओगे, 40-45 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाओगे, तो वहां पे सब्जेक्ट को चेंज करना नेसेसरी है। अदरवाइज आपके फेवरेट सब्जेक्ट में भी आपको क्या आने लग जाएगी, नींद आने लग जाएगी। तो फैटिग स्टडी यही बोलता है कि हम जब फ्रिक्वेंटली किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा रेस्ट टास्क बीच बीच में मिलना चाहिए ताकि वो जो पर्सन है उसमें एनर्जी वापस से वो रिगेन कर सके और पूरी एनर्जी के साथ वो नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करे, राइट। उससे क्या होगा, आउटपुट ज्यादा बेटर मिलेगा हमें। द नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। समझना, अलग अलग टुकड़ों में आपको क्या मिलना, पैसा मिलना। अभी कैसे मिलता है समझना। फॉर एग्जाम्पल मैं एफर्ट्स कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन जो मेरे साथ में मेरे सेम लेवल का जो पर्सन है वो मेहनत नहीं कर रहा है। मेरे साथ में जो सेम लेवल का पर्सन है वो मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन सैलरी हम दोनों की सेम है। तो मैं डिमोटिवेटेड होऊंगा नहीं होऊंगा कि नहीं यार मैं क्यों काम करूं, मैं पागल हूं क्या, उसको भी तो बिना काम करे सैलरी मिल रही है तो मैं क्यों काम करूं। तो डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम जब सर लाए थे FW टेलर, उसके पीछे रीजन क्या था कि वर्कर्स के अंदर क्या लाना, एक मेंटल रेवोल्यूशन। वर्कर्स के दिमाग में क्या लाना, एक मेंटल रेवोल्यूशन। इस डिफरेंट पीसवेज सिस्टम के अंदर क्या था कि आप जितना काम करोगे आपको आपके काम के हिसाब से क्या मिलेंगे, वेजेस मिलेगी। आपको आपके काम के हिसाब से क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी। अब इस वजह से हुआ क्या, जो वर्कर कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है, मैंने बताया मेरे साथ वाला कुछ नहीं कर रहा, उसके दिमाग में भी क्या हुआ, एक रेवोल्यूशन आया कि यार अगर मैं बैठा रहूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा ही नहीं, मेरे पैसे कटेंगे। और क्योंकि ये मेहनत कर रहा है तो इसको क्या मिलेंगे, पैसे ज्यादा मिलेंगे। सो डिफरेंट पीसवेज सिस्टम के अंदर पूरी इंडस्ट्री में क्या आया, एक मेंटल रेवोल्यूशन। जो लोग काम नहीं कर रहे थे अब वो भी क्या कर रहे हैं, काम करने लग गए, जिससे क्या हुआ कि कंपनी का जो आउटपुट हुआ वो और ज्यादा इंक्रीज हुआ। इज इट क्लियर।
सो ये हमारे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स थी जो कि हमारे सेकंड चैप्टर में आई है। आज के लिए इतना ही, हम चैप्टर यहीं पे क्लोज करते हैं। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट आए तो यू कैन कॉल मी, जिसके पास नंबर्स हैं, बाकी लोग कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।